हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है डीसी मोटर, और डीसी मोटर के अंदर अपन 684 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। और इस वीडियो में अपन जो बात करने वाले हैं वो 685 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, समझना है। इसके साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अपना एक्सप्लेन करने वाले कि इसका उत्तर किस प्रकार और क्यों आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक डीसी शंट मोटर 500 आरपीएम पर 220 वोल्टेज पर चलती है। इसकी गति को कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर के साथ सीरीज में 9 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है, और मोटर को बंद करने के लिए इसकी विद्युत धारा क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मेरे पास क्या है, कोई शंट मोटर। ये क्या होगा, मेरे पास कोई शंट मोटर। इसको जो वोल्टेज मिल रही है वो कितनी है, 220 वोल्टेज। कितनी है, 220। तो सेम ही बात है, समानांतर में होने की वजह से आर्मेचर के पास और शंट के पास वोल्टेज का मान क्या रहेगा, बराबर। और आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। तो यहाँ पे मैंने इसका तो 1 ओम, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, एक प्रतिरोध और। वो कितने ओम का है, 9 ओम का। तो ये रहा मेरे पास 9 ओम का। ठीक है। इसका मतलब आर्मेचर और ये प्रतिरोध, इन दोनों के पास वोल्टेज का मान कितना है, 220। कितना है, 220। अगर आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाली वाइंडिंग को एक बार भूल जाना है। तो मैं इसको भूल जाता हूँ एक बार। तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, इस प्रकार का। ये मेरे पास प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे एक प्रतिरोध और है, वो किसका, आर्मेचर का। ये तो है 1 ओम, और इसका मान कितना, 9 ओम। इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है यहाँ से, 220। ठीक है। तो अब इसकी करंट कितनी आएगी सर्किट की। तो प्रतिरोध टोटल कितना हो गया, 9 और 1 है 10 ओम, क्योंकि सीरीज में है। और सीरीज में प्रतिरोध क्या होगा, योग होगा, जुड़ेगा, R1 + R2। तो टोटल प्रतिरोध हो गया 10, और V का मान कितना है मेरे पास, 220। तो आई निकालनी पड़े मुझे। तो आई बराबर क्या होगा, V/R। V/R, और V का मान कितना है मेरे पास, 220 बटे R का मान 10। तो कितना आ गया, 22 एम्पियर। तो इसका आंसर जो एक्यूरेट होगा वो क्या रहेगा, मेरे पास 22 एम्पियर रहेगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। एक डीसी मशीन के लेप वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग के समानांतर पाथ में असमान ईएमएफ का प्रभाव को संभवतः न्यूट्रलाइज करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। यानी मेरे पास मशीन कौन सी, लेप वाइंडिंग। और लेप वाइंडिंग के अंदर अगर मेरे पास, पहली बात ये बता देता हूँ कि लेप वाइंडिंग के अंदर करंट का मान क्या रहता है, ज़्यादा। करंट का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और इस प्रकार की जो मशीनें होती हैं उनको मुझे या तो समानांतर में जोड़ना पड़े या कैसे जोड़ना पड़े, तो उनके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, इक्विलाइजर बार का। क्योंकि करंट ज़्यादा है तो करंट असमान नहीं जानी चाहिए। समानांतर में कनेक्शन करने के लिए जो मेरे पास फील्ड होती है उस फील्ड के अंदर करंट का मान क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। पर यहाँ पे करंट ज़्यादा होने की वजह से तो मान क्या हो सकता है, असमान हो सकता है। इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्विलाइजर बार लगानी पड़ेगी। उत्तर क्या आएगा इसका, इक्विलाइजर बार। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। ए और बी दो डीसी मशीन है मेरे पास। उनका जो प्रतिरोध 0.4 ओम तो है किसका, ए का, और 1.2 ओम है किसका, बी का। तो एक समान वोल्टेज निर्धारण के लिए कौन सी मशीन दूसरी से बड़ी होगी। यानी ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि मेरे पास मशीनें हैं दो, और पहली मशीन का प्रतिरोध कितना है, 0.4 ओम, और दूसरी कितना है, 1.2 ओम। ठीक है। और दोनों वोल्टेज भी क्या बना रही हैं, समान बना रही हैं। तो बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी। तो सीधी सी बात है, प्रतिरोध ज़्यादा कब प्रतिरोध कम कैसे होगा। अगर मैं वायर को क्या कर दूं, वायर बोले तो वाइंडिंग, वाइंडिंग की बात हो रही है। वायर को मोटा कर दूं, अगर वायर को पतला करूंगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा, पहली बात तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, पर वायर को पतला करने से साइज क्या हो जाएगा, मशीन का कम हो जाएगा। और प्रतिरोध ज़्यादा करने से वायर क्या होगा, पतला होगा। पतला होने से साइज क्या हो जाएगा, कम। और प्रतिरोध को कम करने के लिए मुझे वायर को क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा। एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, लंबाई को घटाना पड़ेगा। तो वायर क्या हो जाएगा, मोटा। मोटा वायर होगा तो जगह ज़्यादा घेरेगा, तो मशीन का आकार क्या होगा, बड़ा। यानी कि 0.4 ओम वाली मशीन क्या है, बड़ी है।
और 1.2 ओम वाली मशीन क्या है, छोटी। इसका मतलब ए का मान, ए बड़ी रहेगी बी से, तो ए बी से बड़ी है, उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक 220 वोल्टेज डीसी मोटर के द्वारा ली गई धारा है जिसका आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम, और बैक ईएमएफ 200 वोल्टेज है। मुझे पूछा क्या गया इसमें, करंट का मान पूछा गया है। अब करंट कौन लेगा, आर्मेचर, या आई ए का मान पूछा गया है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या रहता है, ईबी बराबर वी प्लस वी माइनस आई ए आर ए। फॉर्मूला क्या रहता है, ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। तो मुझे मान किसका पूछा, आई ए का, तो मैं एक काम करता हूँ, इस सर्किट को इस मान को इधर ले आता हूँ। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ईबी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, तो मुझे केवल और केवल आई ए पूछा, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, ईबी को इधर लेकर जाता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, आई ए आर ए बराबर वी माइनस ईबी। अगर मुझे आई ए का मान पूछा है, इसको यहीं पे रखूँगा, आर ए का मान इधर ले जाऊँगा, तो आर ए यहाँ से जाकर कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वी माइनस ईबी बटे आर ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आर्मेचर करंट लगा लेता हूँ एक बार। देखिए फॉर्मूला क्या था, वी माइनस ईबी बटे आर ए। वी का मान कितना है, 220, कितना है 220, माइनस ईबी का मान 200 वोल्टेज, 200 भाग आर ए का मान कितना है 0.5 ओम, 0.5। 220 में से अगर 200 जाएगा कितना बचेगा, 20 बटे 0.5। पॉइंट हटेगा ऊपर क्या लग जाएगी, 0, काट दूँ कितना आ जाएगा मेरे पास 40। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 110 वोल्टेज का बैक ईएमएफ और 0.4 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध के साथ एक 120 वोल्टेज डीसी मोटर द्वारा ली गई धारा होगी। करंट पूछ रहा है ये, और बैक ईएमएफ का मान कितना है 110 वोल्टेज, और आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो कितना है 0.4, और 120 वोल्टेज क्या है इसकी सप्लाई है। पूछ क्या रहा है, ली गई धारा, सेम ही फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया था, वी माइनस ईबी बटे आर ए। वी का मान कितना है 120, माइनस ईबी का मान 110, ईबी हमेशा कम रहता है वी से, बटे आर ए का मान कितना है 0.4। 120 में से 110 जाएगा कितना बचेगा, 10 बटे 0.4। पॉइंट हटेगा ऊपर क्या लगेगी, शून्य, काट दो कितना आ गया 25। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक डीसी मोटर की गति में बढ़ोतरी के साथ बैक ईएमएफ के साथ साथ लाइन धारा भी बढ़ेगी, यानी दोनों बढ़ेंगे। बैक ईएमएफ के साथ साथ लाइन धारा यानी दोनों घटेंगे। पहले ये बता देता हूँ अगले वाले ऑप्शन पर जाने से पहले कि एन समानुपाती क्या होता है, ईबी बटे फाई। क्या होता है, ईबी बटे फाई। अगर इसके मान में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब ईबी के मान में क्या होगी, बढ़ोतरी, तो ईबी तो बढ़ेगा। पर एन के मान में बढ़ोतरी कब होगी, जब मेरे पास फ्लक्स का मान घटेगा, फ्लक्स का मान घटेगा। वो फ्लक्स समानुपाती किसके होता है, आई के, यानी आई घटेगी तो फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा इसका मतलब गति बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, करंट तो घटेगी पर ईबी का मान बढ़ेगा, तभी ऐसा होगा। चलिए अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन क्या है, बैक ईएमएफ बढ़ेगा लेकिन लाइन धारा घटेगी। अभी मैंने बताया था बैक ईएमएफ बढ़ेगा पर करंट का मान घटेगा। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी वैद्युतिक मोटर की निर्गत शक्ति खाली स्थान से ली जाती है। निर्गत बोलते हैं आउटपुट को, और मोटर की आउटपुट लेने के लिए अपन क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, शाफ्ट से लेते हैं, या तो शाफ्ट के ऊपर घिरनी लगाते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं, पुल्ली। क्या बोलते हैं, पुल्ली। तो अपन यहीं से इसका क्या करते हैं, अपन आउटपुट लेते हैं मोटर का। और जनित्र का कम्यूटेटर और कार्बन बट से लेते हैं। तो आर्मेचर से नहीं लेते इसका आउटपुट, क्षेत्र से भी नहीं लेते, शाफ्ट पे लगे युग्मन, यानी कि शाफ्ट के ऊपर जो कपलिंग लगती है, कपलिंग कुछ भी हो सकती है, या तो कोई मशीन हो सकती है,
या कोई पट्टा हो सकता है, या कोई घिरनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी अपन आउटपुट कैसे लेंगे, शाफ्ट से लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, आर्मेचर शाफ्ट का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। यानी आर्मेचर की जो शाफ्ट है वो किसका सामना करने में सक्षम होनी चाहिए, आर्मेचर कोर पर किसी भी असंतुलित चुंबकीय खिंचाव का, संचरण के टॉर्क के कारण मरोड़ तनाव का, आर्मेचर और दिक् परिवर्तक के भार के कारण क्षणिक झुकाव का। देखिए, तो मेरे पास अगर कोई डीसी मोटर है, उस मोटर में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कोई या फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, या कोई और चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो उनको दूर करने की, यानी इतनी ताकत होनी चाहिए उनका प्रभाव उस पर नहीं पड़े, इतनी ताकत तो होनी चाहिए मोटर के अंदर, तभी मोटर सही ढंग से घूम पाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, मशीनरी के पास कई प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड आ सकते हैं, इस वजह से वहाँ पे जो मेरे पास मशीन होती है, कोई भी डीसी मोटर मान लो, एसी मोटर मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसमें प्रभाव पड़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए उसके अंदर। और टॉर्क के कारण मरोड़ तनाव, यानी कि लोड बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसके अंदर मोटर गति में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या ऐसे ही है। आर्मेचर दिक् परिवर्तन के कारण क्षणिक झुकाव, यानी आर्मेचर है या कोई कम्यूटेशन हो रहा है वहाँ पर, उनकी आपसी प्रतिक्रिया की वजह से मोटर की जो गति होती है और टॉर्क होता है, उनके अंदर कमी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, तभी बढ़िया रहेगी मोटर। तो क्या रहेगा इसका डी ऑप्शन, यानी ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट मोटर की तुलना में डीसी सीरीज मोटर की क्षेत्र वाइंडिंग मोटे तार की प्रयोग की जाती है, क्यों। तो मोटे तार की प्रयोग करने का रीजन यही है, अधिक फ्लक्स बनाने में नहीं, ज़्यादा फ्लक्स बनाना है तो टर्नों की संख्या बढ़ानी पड़ती है अपने को, तो ये तो नहीं आएगा। प्रतिरोध घटाने में, सही बात है, प्रतिरोध घटाएंगे ताकि वो ज़्यादा करंट सहन कर सके अपने अंदर से, वो करंट आराम से जा सके, इसलिए अपने मोटे तार की वाइंडिंग को बढ़ाते हैं। तो ये तो सही है इसका। अधिक भार धारा ले जाने में, और सीरीज वाइंडिंग है, और सीरीज वाइंडिंग सीरीज में जुड़ेगी, इसका मतलब वो लोड करंट को क्या करेगी, वहन करेगी। तो लोड करंट वहन भी होनी चाहिए, इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या है इसका सही, यानी उत्तर क्या आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। बी और सी दोनों क्या हैं, सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, चालकीय आपूर्ति की डीसी सीरीज मोटर की दशा में प्रतिकारी कुंडली खाली स्थान प्रदान करती है, आर्मेचर कुंडली के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। तो सही बात है, चाहे आप प्रतिकारी कुंडली मानिए या इंटरपोल वाइंडिंग मानिए, इसी को कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ये सारी कुंडलियाँ कैसे जुड़ी होती हैं, आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी होती हैं। तो इसका ये ऑप्शन क्या सही है। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करवा भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी संयुक्त मोटर सामान्यतः होती हैं संयुक्त, संचय संयुक्त, अवकल संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो डीसी मोटरें हमेशा कम्यूटेटिव होती हैं। क्या होती हैं, कम्यूटेटिव। मैं बता देता हूँ क्यों। डिफरेंशियल भी होती हैं, पर मैंने क्या बताया इसको, कम्यूटेटिव बताया। कम्यूटेटिव इसलिए बताया, डिफरेंशियल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसका प्रयोग अपन नहीं करते। ये मोटर ओवरलोड हो जाती है मोटर। ठीक है, लेवल का भी नहीं करते। किसा नहीं करते, लेवल का। लेवल नाम की तो कोई मोटर नहीं होती, लेवल नहीं होती। ठीक है, लेवल जनित्र होता है, लेवल मोटर नहीं होती। ठीक है, तो मोटर ये दो होती हैं। अब इन दोनों में से अगर इंपॉर्टेंस दी जाए ना, तो कौन सी होगी मेरे पास, कम्यूटेटिव होगी, क्योंकि प्रयोग इसी का करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी संयुक्त मोटर में क्षेत्र नियामक बोलते हैं फील्ड रेगुलेटर को क्यों प्रदान किया जाता है, फ्लक्स कंट्रोल, आर्मेचर धारा का नियंत्रण, क्षेत्र को आंशिक रूप से विचुंबकीय करना, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे पास जो ये फील्ड रेगुलेटर होता है, वो फील्ड कहाँ पे जुड़ेगा, मेरे पास फील्ड वाइंडिंग है वहीं पर तो जुड़ेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, फील्ड रेगुलेटर। वो फील्ड में जुड़ेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो फील्ड की करंट को कम ज़्यादा करेगा। अब फील्ड की करंट को कम ज़्यादा करेगा तो क्या कंट्रोल होगा वहाँ पे, फील्ड का फ्लक्स। क्योंकि करंट के समानुपाती कौन होता है, फ्लक्स होता है। तो वहाँ पे कंट्रोल कौन होगा, फ्लक्स। इसीलिए फ्लक्स कंट्रोल के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, फील्ड रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी सीरीज मोटर के घूर्णन की दिशा को उत्क्रमित कर सकते हैं। यानी मेरे पास मोटर कौन सी है, डीसी सीरीज। अब डीसी सीरीज मोटर या डीसी शंट मोटर क्या प्रभाव पड़ता है, घुमाना है अपने को विपरीत दिशा में, सेम ही बात रहेगी। या तो आप लोग क्या करो, आर्मेचर की सीरीज चेंज कर दो। क्या कर दो, आर्मेचर की सीरीज चेंज, या क्या करो, फील्ड की सीरीज चेंज कर दो। इन दोनों में से एक साथ एक ही काम करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ परिवर्तन नहीं करना।
अगर दोनों को एक साथ परिवर्तन करते हैं तो मोटर की दिशा उल्टी नहीं होती। ठीक है, अब मोटर की दिशा उल्टी नहीं होगी, मुझे उल्टी करनी है आपूर्ति सिरों के परस्पर परिवर्तन द्वारा, तो ये तो नहीं आएगा। अगर आपूर्ति के सिरे चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों की दिशा क्या हो रही है, उल्टी। कभी भी उसके अंदर परिवर्तन गति में नहीं आने वाला। अगला क्या है, क्षेत्र सिरों के परस्पर परिवर्तन द्वारा। अगले भी पढ़ लेते हैं एक बार, ये तो सही है इसका। या तो आपूर्ति सिरों के परस्पर परिवर्तन या क्षेत्र सिरों के आपस में परिवर्तन। तो आपूर्ति सिरों के परिवर्तन द्वारा मोटर की गति चेंज नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं आएगा। अभी तक ये सही निकला अपने पास, बी ऑप्शन। अगला भी पढ़ लेते हैं, आपूर्ति सिरों के साथ ही क्षेत्र सिरों के आपस में परिवर्तन। तो आपूर्ति सिरों के बदलने से गति चेंज नहीं होती, तो उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। सही क्या है इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक डीसी मोटर का चयन कन्वेयर्स के लिए किया जाए तो कौन सी मोटर को पसंद किया जाएगा। मेरे पास यहाँ पे क्या है, कन्वेयर। कन्वेयर के अंदर मुझे शुरुआती टॉर्क क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। अगर मेरे पास सीरीज मोटर आई, कौन सी मोटर, सीरीज, और मेरे पास आई कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, ये दोनों मोटरें ऑप्शन में आ जाए, कुछ भी पूछ ले तो सबसे पहले ज़्यादातर उत्तर कौन सा मानते हैं, सीरीज मानते हैं। अगर सीरीज ऑप्शन में नहीं हो ना, इसके बाद में प्रायोरिटी देते हैं अपने किसको, कम्युलेटिव को, क्योंकि दोनों मोटरें ही अच्छा टॉर्क देती हैं। ठीक है, इसलिए मुझे शुरुआत में अच्छा टॉर्क चाहिए, ताकत भी ज़्यादा चाहिए, तो कन्वेयर्स के अंदर ज़्यादातर अपना कौन सी लेते हैं, कम्युलेटिव लेते हैं। पर यहाँ पे पहले कौन सा ऑप्शन आ गया, सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर अपने को ज़्यादा ताकत देती है, ज़्यादा टॉर्क देती है, तो सब अपन कन्वेयर्स के अंदर किसका प्रयोग करेंगे, सीरीज मोटर का प्रयोग करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो उत्तर इसका क्या आता, डी ऑप्शन आता। ठीक है, क्योंकि कन्वेयर्स बदलता लोड भी होता है, वो बदलते लोड के लिए अपन कम्युलेटिव मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कौन सी डीसी मोटर को स्थिर गति लाइन शाफ्टिंग के लिए पसंद किया जाता है। गति क्या है मेरे पास, स्थिर। तो कम्युलेटिव मोटर में गति स्थिर नहीं रहती, लोड बढ़ेगा गति का मान घटेगा। अवकल का प्रयोग तो पहली बात तो मोटर का करते ही नहीं है, इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात बता देता हूँ, लोड बढ़ने से गति का मान बढ़ता है। एकमात्र मोटर है ये शंट मोटर। तो शंट मोटर को स्थिर गति वाली मोटर कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लक्स होता है φSH वो लगभग क्या रहता है, स्थिर रहता है। 2 से 5% परिवर्तन आता है। कितना आता है, 2 से 5%। तो लगभग इसका क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसीलिए अपने पास जो स्थिर गति वाली मोटर कहते हैं, किसको कहते हैं, शंट मोटर को। तो स्थिर लाइन शाफ्टिंग के लिए कौन सी मोटर यूज करेंगे अपन, शंट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो डीसी मोटर अब आया है, ये क्वेश्चन शुरुआत के अंदर आ जाना चाहिए था। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब तर्जनी उंगली फ्लक्स या क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो मध्यम उंगली किसको दिखाएगी। फ्लेमिंग के 2 नियम है, एक तो राइट हैंड का रूल, एक लेफ्ट हैंड का रूल। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है, लेफ्ट की। तो राइट हैंड का रूल लगता है अपने पास जनित्र में, और जो लेफ्ट वाला है वो लगता है डीसी मोटर में। दोनों में पॉइंट समान है पर हाथ के अलग अलग। अंगूठा दिखाएगा घूर्णन की दिशा को, क्या दिखाएगा, घूर्णन की दिशा को। दोनों में पूछे अंगूठा क्या दिखाता है, घूमने की दिशा। और जो तर्जनी उंगली होती है वो क्या दिखाती है अपने पास, फ्लक्स की दिशा। किसको दिखाती है, फ्लक्स की दिशा। जो मध्यम उंगली यानी बच गई वो उंगली कौन सी है, मध्यम उंगली, वो किसको दिखाएगी, करंट की दिशा। तो दोनों में सेम ही बात है, एक के अंदर याद कीजिए, दोनों में याद कीजिए, बात एक ही है। तो इसने पूछा किसके बारे में है, मध्यम उंगली के बारे में। तो मध्यम उंगली क्या दिखाती है, करंट की दिशा। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट मोटर में जैसे ही भार को कम किया जाए तो गति अचानक बढ़ जाएगी, गति भार में कमी के अनुपात में बढ़ेगी, गति लगभग स्थिर रहेगी, गति घटेगी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो गति लगभग लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है। अपन लगभग बोलते हैं, 100% गति स्थिर नहीं रहती, 2 से 5% परिवर्तन आता है। ये बात तो बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये चीज़ याद रखा करें आप। इसकी गति में कितना परिवर्तन आता है, 2 से 5%। इसका मतलब इसकी गति क्या रहती है, लगभग स्थिर ही रहती है। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, यदि एक डीसी धारा मोटर को एसी आपूर्ति के आर पार जोड़ा जाए
तो यह करेगी, सामान्य गति पर चलेगी, नहीं चलेगी, निम्न गति पर चलेगी, भंवर धारा द्वारा क्षेत्र में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जल जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों की वाइंडिंग में डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। और वाइंडिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। और अगर मैं डीसी वाली मोटर को, पहले बात बता दूँ, एसी वाली मोटर को अगर मैं डीसी पे जोड़ दूँ तो मोटर, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो मोटर भी जल जाएगी। क्या होगा? जल जाएगी। अगर डीसी मोटर को एसी पे जोड़ दूँ तो वो भी जलेगी। पहले क्या करेगी? वो दक्षता खराब होगी उसकी, यानी उसके कार्ब नंबर्स के ऊपर स्पार्किंग होगी, कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग होगी, कम्यूटेशन ज़्यादा होगा, वाइंडिंग गर्म होगी और लास्ट में क्या हो जाएगी? मोटर जलकर नष्ट हो जाएगी। सामान्य गति पे चलेगी, नहीं चलेगी। सामान्य गति पे गड़बड़ाएगी उसकी गति, नहीं चलेगी। चलेगी जरूर। निम्न गति पे चलेगी, कह नहीं सकते, कभी वो निम्न गति पे चले, कभी अधिकतम गति पे चले, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि एसी के अंदर अपने पास जो मान इस प्रकार होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा गति होगी, यहाँ पे कम गति होगी, यहाँ पे ज़्यादा गति होगी, यहाँ पे कम गति होगी। इस प्रकार डीसी मोटर गति में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे। बचा कौन सा ऑप्शन? लास्ट वाला, डी ऑप्शन। यानी कि वहाँ पे भंवर धारा लॉस होगा, इसकी वजह से मोटर जल के क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी अंतिम में। ठीक है। देखिए, बिना विद्युत ऊर्जा हानि के डीसी धारा मोटर की गति सामान्य से नीचे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी मुझे ज़्यादा लॉस नहीं करने, विद्युत ऊर्जा खपत नहीं होनी चाहिए, तो मैं कौन सी विधि का उपयोग गति को कम करने के लिए प्रयोग करूँगा। ठीक है। देखिए, एक तो इसने दो ही ऑप्शन दे रखे हैं मात्र, वार्ड रियोनार्ड प्रणाली, रियोस्टेट कंट्रोल विधि। तो रियोस्टेट के अंदर वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी, प्रतिरोध है, प्रतिरोध होने की वजह से वहाँ पे क्या होगी? वोल्टेज ड्रॉप। तो ऑप्शन एक ही बचता है इसका, ये ऑप्शन। यानी वार्ड लियोनार्ड के अंदर मशीन के अंदर हानि क्या होती है? कम। वहाँ पे करंट, जो करंट है वो क्या हो जाता है? कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि मैं वहाँ पे क्या लगाता हूँ? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर लगाता हूँ। इसकी वजह से वहाँ पे करंट क्या कर सकता हूँ? मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे वहाँ पे लॉस से नहीं होती। तो ये वाली विधि अच्छी भी मानी जाती है ज़्यादा, यानी ये गति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? जब दो डीसी सीरीज मोटर समानांतर में जुड़ी हों तो परिणामी गति क्या होगी? अगर मेरे पास डीसी सीरीज मोटर समानांतर में जोड़ दूं तो करंट का मान भी क्या हो जाएगा? दोनों में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। करंट का मान क्या होगा? दोनों में अलग अलग। अब देखिए, टोटल आर का मान क्या होगा? घटेगा। टोटल आर का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि समानांतर में जुड़ी है तो करंट का मान बढ़ेगा। करंट का मान बढ़ेगा, इसका मतलब दोनों में जाने वाली करंट भी क्या होगी? अलग अलग। ठीक है। अगर पहले दोनों में एक एक एम्पियर जा रही थी तो वो इस बार भी कितनी लेगी? एक एक एम्पियर लेगी। कितनी लेगी? एक एक एम्पियर। इसका मतलब वो लगभग क्या चलेगी? सामान्य गति से चलेगी लगभग, पर अपन सामान्य गति बोल नहीं सकते उसको, लगभग सामान्य गति से वो चलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक डीसी धारा शंट मोटर की गति को इसकी पूर्ण भार गति से अधिक खाली स्थान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी डीसी शंट मोटर की गति है, पूर्ण भार गति जो है इससे ज़्यादा प्राप्त करनी है। तो ये बात तो मैंने बता दी। अगर मैं फील्ड के साथ छेड़छाड़ करूंगा तो गति का मान हमेशा बढ़ेगा, पहली बात तो। अब कब होगा? जब अन्य समानुपाती क्या होता है? B/φ। यानी फ्लक्स का मान घटेगा तभी गति बढ़ेगी। तो मैं इस प्रकार छेड़छाड़ करूँ कि उसका फ्लक्स का मान क्या हो जाए? कम हो जाए। फ्लक्स कम कब होगा? जब करंट का मान क्या होगा? कम। यानी क्षेत्र धारा को घटाकर मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी गति को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? एक डीसी शंट मोटर में गति होती है आर्मेचर धारा से स्वतंत्र, आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, आर्मेचर धारा के विलोमानुपाती। तो मेरे पास मोटर कौन सी है? शंट मोटर। और शंट मोटर में आर्मेचर धारा पे इसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि शंट मोटर है और शंट मोटर में गति समानुपाती होती है 1/φSH के, यानी ठीक है। तो φSH आर्मेचर करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये लगभग क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसलिए आर्मेचर करंट बढ़े, लोड बढ़े, घटे, कुछ भी हो, इसकी गति लगभग क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो आर्मेचर धारा से क्या होती है? ये गति स्वतंत्र होती है, कोई संबंध नहीं होता। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी शंट मोटर स्थिति संबंध में गति केवल
बेग की EMF बल पे निर्भर करती है, क्योंकि बेग की EMF बल स्थाता ड्रॉप के बराबर होता है। स्थाता ड्रॉप नगण्य होता है। स्थाता बोलते हैं आर्मेचर को, किसको बोलते हैं? आर्मेचर को। फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती होती है। फ्लक्स डीसी शंट मोटर में व्यवहारिक रूप से स्थिर होता है। तो मेरे पास कौन सी मोटर, अभी मैंने बताया अभी था, शंट मोटर की गति आर्मेचर, पहली बात तो आर्मेचर डिपेंड ही नहीं करती, तो आर्मेचर वाले सारे काट दो, भी काट दिया। इसके अंदर भी आगे आर्मेचर करंट आगे, ये भी काट दो। इसके अंदर भी आगे आर्मेचर करंट आगे काट दो। तो उत्तर क्या बचा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन का मतलब ये है, डीसी शंट मोटर में जो फ्लक्स रहता है वो क्या रहता है? लगभग स्थिर रहता है। तो इसकी गति भी क्या रहती है? लगभग स्थिर रहती है। ये किसी भी डिपेंडेंट नहीं करती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। डीसी शंट मोटर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान दिया करें। ठीक है, देखिए, एक डीसी शंट मोटर में अधिकतम शक्ति के अंतर्गत आर्मेचर में धारा होगी। तो आर्मेचर करंट पूछ रहा है, वो शक्ति क्या अधिकतम? देखिए, लगभग नगण्य, नगण्य तो नहीं होगी, निर्धारित पूर्ण धारा के बराबर। तो अधिकतम शक्ति के ऊपर करंट का मान क्या रहता है? पूर्ण लोड से करंट से भी ज़्यादा रहता है, वो तभी क्या होगी? मोटर के अंदर अधिकतम शक्ति होगी। तो उत्तर एक ही बचता है मेरे पास, डी ऑप्शन। यानी कि मेरे पास उसकी दक्षता अधिकतम है और उसकी शक्ति भी क्या है? अधिकतम। उस समय उस मोटर में जो करंट का मान रहेगा वो ज़्यादा रहना चाहिए, तभी तो उसकी शक्ति क्या होगी? अधिकतम होगी, क्योंकि P बराबर क्या होता है? I²R। ये इसका मान ज़्यादा होगा तभी तो पावर ज़्यादा होगी, तभी शक्ति क्या होगी? अधिकतम। तो इसके आधार पे देखूँ तो एक ही तो ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन आ जाएगा ये उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सी डीसी मोटर इनपुट धारा की न्यूनतम प्रतिशत को बढ़ाएगी भला घूर्णन में उसी प्रकार की प्रतिशत वृद्धि के लिए? यानी मेरे पास कौन सी मोटर, ऐसी मोटर है जिसके अंदर डीसी मोटर इनपुट धारा की न्यूनतम प्रतिशत को बढ़ाएगी, यानी कि उसके अंदर इनपुट जो करंट है वो लगभग नगण्य के बराबर बढ़ती है, पहली बात। और ड्रॉप के अंदर भी उसी प्रकार की प्रतिशत वृद्धि के लिए। किसका मतलब ये हो गया कि लोड बढ़ाने से उसकी जो करंट है वो लगभग क्या बढ़ती है? बहुत ही कम, नए के बराबर बढ़ती है, नए के बराबर, नगण्य। और टॉर्क के अंदर भी क्या होती है? नगण्य वृद्धि होती है। यानी दोनों चीज़ें क्या रहती हैं? लगभग स्थिर रहती हैं, ये बोलना चाहता है। तो इस ऐसी मोटर मेरे पास एक ही प्रकार की है, वो कौन सी है? शंट मोटर। इसके अंदर सारी चीज़ें लगभग क्या रहती हैं? स्थिर रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? इन दिनों डीसी मोटर अत्यधिक रूप से खाली स्थान प्रयोग होती है। पंपिंग सेट, वायु कंप्रेसर, विद्युत ट्रैक्शन, मशीन भाप। आजकल पंपिंग सेट के अंदर जो मोटर यूज करते हैं अपन, ज़्यादातर करते हैं अपन एसी मोटरें। एसी मोटर सस्ती पड़ती हैं। वायु कंप्रेसर के अंदर भी कौन सी करते हैं? एसी करते हैं अपन, एयर कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर तो कैपेसिटी, स्टार्ट कैपेसिटी, रन मोटर यूज करते हैं वायु कंप्रेसर में। विद्युत ट्रैक्शन के अंदर, तो विद्युत ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ को चुंबक के द्वारा उठाना या कुछ भी करना। तो ऐसी जगह अपन नहीं कर सकते एसी मोटर यूज, वहाँ पे स्थायी चुंबक चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं डीसी मोटर यूज करता हूँ आजकल। वो भी कौन सी मोटर? विद्युत ट्रैक्शन में सीरीज मोटर। कौन सी मोटर यूज करते हैं? सीरीज मोटर। ठीक है, तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।